हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो हम आज के वीडियो में मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 है हमारा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर के थ्रू हम लोग कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो डोमेन है हमारे अर्थ का, ठीक है, बहुत कंपोनेंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, ठीक है, लाइफ सस्टेन करने के लिए, जैसे कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये सब कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब इस चैप्टर में जानेंगे। और दिस इज द मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। As you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. ठीक है, human beings can live here because the life sustaining element of land, water and air are present on the earth. तो हम लोग सब कोई जानते हैं कि अभी तक में पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही, पृथ्वी ही एक ऐसा मतलब प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है। ठीक है, यहाँ पर मतलब सब कुछ है इस प्लैनेट में जिसके वजह से हम लोग जी पा रहे हैं। और कोई भी मार्स देख लो, जुपिटर देख लो, यहाँ पे लाइफ नहीं है। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो यहाँ पर रह पा रहे हैं। क्यों रह पा रहे हैं? क्योंकि देखो भाई, यहाँ पे लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, और इन तीनों को हम लोग लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये हम लोग को जीवित रहने में, ठीक है, लाइफ को जीने में बहुत मतलब मदददायक है, सहायदायक है। मतलब क्या बोलें, बहुत, इसके बिना तो हम लोग जी ही नहीं सकते। ठीक है, और ये तीनों चीज़ कहाँ पे है? सिर्फ अर्थ में है। ठीक है, तो इसीलिए अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। जो सरफेस है ना अर्थ का, वहाँ बहुत कम्प्लेक्स जोन है। कम्प्लेक्स जोन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो 3 चीज़ आके मिलते हैं, मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। जैसे कि देखो, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। द गैसियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, एंड अदर गैसेज आर फाउंड. Water covers a very big area of the earth surface and this area is called hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all forms, that is ice, water and water vapor. तो देखो, जो सरफेस है ना अर्थ का, यहाँ पर ना 3 चीज़ बताया जा रहा है कि आके मिलता है, इंटरैक्ट करता है, और इसीलिए बहुत ही कम्प्लेक्स सा जोन है ये अर्थ। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? तो देखो, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। जैसे कि हमारा ये लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर किसको बोलते हैं? जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, यानी कि लैंड। ठीक, अब देखो, लिथोस्फेयर के ऊपर क्या है? उसके ऊपर है पानी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या है? हवा बहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एयर। एयर को हम लोग और क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा गैसेस रहता है, ऑक्सीजन, CO2, अदर गैसेस। अब ये जो वाटर है इसको और क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। और ये जो लैंड है उसको और क्या बोलते हैं? तो लिथोस्फेयर कहते हैं। तो देखो, लिथोस्फेयर किसको कहते हैं? सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। ज़मीन को ही लिथोस्फेयर कहते हैं, ज़मीन को ही लैंड कहते हैं। ये सब चीज़ एक ही है, जिस पे हम लोग रह रहे हैं उसी को लिथोस्फेयर कहते हैं, उसी को ज़मीन कहते हैं, उसी को लैंड कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, जो एयर, जो हवा बह रहा है ना हमारे आसपास पूरा ऊपर, ये हो गया एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहीं पे नाइट्रोजन है और यहीं पे अलग अलग गैसेस हैं। ठीक है, अब देखो, जो पानी बह रहा है, हम लोग कहीं भी पानी देख रहे हैं ना, या तुम कहीं भी आइस देखो, आर्टिक हम लोग एरिया पढ़े हैं, जैसे आर्टिक सर्कल होता है, तो वहाँ पे जो भी जगह है वहाँ पे दिन भर बर्फ़ ही जमा रहता है, वहाँ का इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे वो जो आइस दिखता है वो भी हाइड्रोस्फेयर का ही एक हिस्सा है। कहीं भी तुमको ओशियन दिख रहा है, रिवर दिख रहा है, ये सब हाइड्रोस्फेयर के अंदर आता है, वाटर के अंदर आता है। मतलब तुम देख लो कि कहीं भी ओशियन है तो ये किसके अंदर अंतर्गत आता है? वाटर के अंदर, हाइड्रोस्फेयर के अंदर का आता है। तो ये जो तीनों चीज़ है ना, ऐसा नहीं है कि एयर है ना तो वो एकदम अलग रहेगा, या वाटर एकदम अलग रहेगा और लैंड एकदम अलग रहेगा। नहीं, ये सब साथ मिलके, ये लोग सब जो है ना वो एकदम बिल्कुल साथ मिलके एकदम एक ही जगह पे रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं एक ही जोन में। यहीं पे एयर है, यहीं पे वाटर है और यहीं पे लैंड है, तीनों एक ही जगह मिलके
इंटरैक्ट कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, 3 मेन कंपोनेंट, 3 मेन डोमेन ऑफ द लाइफ इसको कहते हैं, दैट इज लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर के बारे में और यही बताया गया कि हमारा अर्थ का 71% जो है ना एरिया वो कवर्ड बाय वाटर, उस वो पानी ही है उस 71% एरिया में, ठीक है। अर्थ को हम लोग इसलिए ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, इतना ज़्यादा पानी होने के वजह से, ठीक है। अब तुम कहीं भी आइस भी देख लो, वाटर देख लो, वाटर वेपर देख लो, जैसे पानी होता है, सपोज रिवर में पानी है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो धूप से वो पानी भाप बन के उड़ेगा, तो वो जो भाप है वो भी पानी के हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि बाद में वो फिर पानी ही बनने वाला है। हम लोग जानते हैं भाप ऊपर उड़ता है, फिर उसके बाद वो क्लाउड बनता है, क्लाउड फिर बारिश करती, तो फिर वो पानी दोबारा रिवर्स में ही आता है। तो ये जो वाटर वेपर हो गया, ये अलग अलग फॉर्म है वाटर का। आइस देख लो तुम कहीं पे, बहुत ज़्यादा कहीं का टेम्परेचर अगर कम होता है, ठीक है, हमारे अर्थ में कई ऐसे जगह है जैसे कि आर्टिक सर्कल वाला जो जगह है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसके वजह से वहाँ पर पानी लिक्विड स्टेट में नहीं रह पाता है और वो बर्फ़ बन जाता है। तो लेकिन वो अंदर से तो भाई पानी ही है ना, वो बस फ्रीज हो गया है। तो ये वाटर का अलग अलग फॉर्म है, वाटर वेपर, आइस, लेकिन ये सब हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, 3 मेन चीज़ पढ़ लिए, अब आते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, ठीक है। तो देखो, the solid portion of the earth is called the lithosphere. It comprises the rock of the earth crust and the thin layer of the soil that contain nutrient element which sustain organism. अब देखो, हमारा जो solid portion of the earth है ना, ठीक है, ज़मीन जिसके ऊपर हम रहते हैं उसको ही हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और उसको हम लैंड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अर्थ क्रस्ट ये सब छोड़ दो, ये आगे आने वाले क्लास में और डिटेल वे में पढ़ाया जाएगा। इतना जानना है हम लोग को बस अभी कि थिन लेयर ऑफ द सॉइल जो है ना, हम लोग देखें ज़मीन पे थिन लेयर ऑफ द सॉइल रहता है, इसमें मिट्टी रहता है, मिट्टी का एक परत रहता है ज़मीन पे, रहता है कि नहीं रहता है। तो ये जो थिन लेयर ऑफ द सॉइल है ना, इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखो, मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, उसके अंदर बहुत पोषक तत्व भी होते हैं जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं इंग्लिश में। और अगर ये न्यूट्रिएंट सॉइल में नहीं रहेगा तो जो ऑर्गेनिज्म हैं, मिट्टी के अंदर भी कई छोटे छोटे मतलब क्या बोले कीटाणु होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जिंदा इसी न्यूट्रिएंट की वजह से रहते हैं, ठीक है। तो ज़मीन जो है, मतलब जो लिथोस्फीयर है, जो लैंड है, उसके ऊपर क्या है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व हैं, जिसके वजह से मिट्टी में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं ना, वो सस्टेन कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। अब देखो, देयर आर टू, अब देखो मिट्टी में भी वो ऑर्गेनिज्म का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, वो आगे आने वाले क्लास में आप लोग और डिटेल वे में पढ़ोगे। अभी बस इतना जानना है कि लिथोस्फीयर क्या होता है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ होता है, थिन लेयर ऑफ द सॉइल होता है, विच कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, 2 मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस का हम लोग 2 मेन डिवीजन कर सकते हैं, कैसे। पहला, अब जैसे बोला जा रहा है ना कि अर्थ सरफेस को भी हम लोग, अर्थ का जो सरफेस है जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, उसको भी हम लोग 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक तो लार्ज लैंड मासेस जिसको आर नोन एज कॉन्टिनेंट, जिसको कॉन्टिनेंट कहेंगे, और ह्यूज वाटर बॉडीज जिसको ओशियनिक बेसिन कहेंगे। अब देखो, ये 2 जो टर्म है ना वो थोड़ा कम्प्लेक्स है, लेकिन एक बार समझ जाने पे बहुत ईजी है। देखो, पहले हम लोग ना ओशियनिक बेसिन समझ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, ओशियनिक बेसिन समझने के लिए ये थोड़ा देखना, जैसे कि यहाँ पे ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नीचे गड्ढा है, और फिर यहाँ पे ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ पे है पानी, बना देते हैं, ये हो गया हमारा पानी, ठीक है, ये हमारा हो गया फिगर। अब देखो, अब ओशियनिक बेसिन जो होता है ना, अब देखो जैसे कि यहाँ पे ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर बीच में पानी, हम अब ऊपर से कोई भी, ये एक आदमी है, ठीक है, ये ऊपर से चल के आ रहा है, उसको क्या दिखेगा कि भाई यहाँ पे ज़मीन है, यहाँ पे ज़मीन है, यहाँ पर पानी है, ये पूरा पार्ट पानी दिखेगा उसको ऊपर से। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि पूरा नीचे तक ही पानी होगा, कहीं तो नीचे ज़मीन होगा ना, यहाँ जैसे कि ज़मीन है, कहीं तो नीचे ज़मीन होगा। तो क्या होता है ना कि ज़मीन हर जगह है अर्थ सरफेस पे, हर जगह, कोई जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे सिर्फ तुम नीचे कितना भी चले जाओ पानी पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, ऐसा नहीं है, उसका अंत ज़रूर है, ज़मीन होता ही है अर्थ सरफेस पे, ठीक है, बस डेप्थ ज़्यादा होता है कहीं कहीं। तो देखो, जैसे कि ना ज़मीन तो हर जगह है, तो क्या होता है ना, कभी कभी कोई रीज़न से अगर बीच में गड्ढा बन गया,
ठीक है, बीच में गड्ढा बन गया या बीच में गैप है, तो कुछ इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर हम लोग का बन जाता है, ये ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है और बीच में बस पानी है और यहाँ पे ज़मीन है, तो ये इसको हम लोग ओशियनिक बेसिन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में पानी है, ये बीच में तुम्हारा आ गया ओशियन आ गया बीच में, और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको बेसिन बोलते हैं, तो ओशियनिक बेसिन नाम दे दिए। मतलब ये लैंड तो है ही, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे ठीक है, लैंड यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, बट यहाँ पे ओशियन भी है बीच में, यहाँ पे क्या है, ओशियन भी है यहाँ बीच में, तो इसलिए हम लोग ओशियनिक बेसिन नाम दे दिए। और एक कॉन्टिनेंट जो होता है ना वो बिल्कुल सिंपल बस ऐसे होता है, ऐसे, यहाँ पे कोई पानी वानी तुमको नहीं दिख रहा है, बस एकदम ऐसे ऐसे होता है, तो ये होता है कॉन्टिनेंट और ओशियनिक बेसिन। कॉन्टिनेंट जो होता है ना बड़े बड़े लार्ज लैंड मासेस को बोलते हैं, और ओशियनिक बेसिन हम लोग बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो उसको और अच्छे से समझने के लिए ये मैप देखो, जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो पूरा मैप है, ये पूरा एशिया देख लो, यूरोप देख लो या अफ्रीका देख लो, ये जो पूरा है ना ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर बस लैंड मास है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है, ये पूरा लैंड मास है। क्या है? लैंड मास है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इसमें पानी नहीं है। लेकिन वहीं तुम देख लो, अगर ये वाला हिस्सा पूरा ब्लू पार्ट वाला हिस्सा, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़मीन नहीं है, सिर्फ पानी पानी नहीं, ज़मीन है बट बहुत नीचे है, तो इसलिए ऊपर पानी है, तो इसको ओशियनिक बेसिन कहते हैं। तो हमारा ये जो हिस्सा है इसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, और हमारा ये जो हिस्सा है उसको ओशियनिक बेसिन कहते हैं। ठीक है, जिसमें पानी भी है और नीचे ज़मीन है। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली कॉन्टिनेंट और ओशियनिक बेसिन। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विथ वन अनदर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे ओशियंस जो हैं दुनिया के वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब भाई पानी तो ऐसा नहीं ना है कि वो उसको पता है कि नहीं हमको इसी कॉन्टिनेंट तक बहना है, हम दूसरा कॉन्टिनेंट नहीं जाएंगे बह के, ऐसा नहीं है। पूरा दुनिया का पानी एक दूसरे से मिला हुआ है, और मतलब वो लोग एक दूसरे के साथ ही हैं, मतलब पूरा दुनिया का पानी ओशियंस जो है कनेक्टेड है अंदर अंदर। ठीक है, बस वो जगह अलग है लेकिन कनेक्टेड है सब अंदर से। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि जिस तरह से पानी पूरा कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड, क्या उसी तरह लैंड मास भी कनेक्टेड है? अब एशिया कहीं और है, या फिर तुम देख लो एशिया कहीं और है और अमेरिका कहीं और है, तो ये लोग दोनों हम लोग को मैप में तो अलग अलग दिखता है, लेकिन क्या ये लोग दोनों जुड़ा हुआ है अंदर से? तो ये जानेंगे, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसका आंसर होगा यस। तो क्यों जुड़ा हुआ है? तो देखो मान लो कि ये जो फिगर हम बना रहे हैं बस समझाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि सपोज ये हो गया हमारा अमेरिका हो गया, ठीक है, ये हमारा अमेरिका हो गया, और ये हमारा हो गया एशिया। क्या हो गया? एशिया हो गया। ठीक है, तो ये एशिया हो गया, ये अमेरिका हो गया। अब यहाँ पे एशिया है हमारा और यहाँ पे अमेरिका है, तो देखो, और यहाँ पे पानी है, ये तो इसका मतलब क्या कि ये ज़मीन अलग है, ये ज़मीन अलग है, ऐसा तो नहीं ना है कि यहाँ पे ये अलग लैंड है और ये अलग लैंड है, बीच में सिर्फ पानी ही पानी है, ये एकदम अलग है, ये एकदम नहीं, ये दोनों नीचे से जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों एक ही लैंड के ऊपर है, एशिया भी और अमेरिका भी दोनों एक ही लैंड के ऊपर है, बस बीच में पानी आ गया है तो हम लोग को लग रहा है ऐसा। तो इसका आंसर क्या होगा? येस, ऑल द लैंड मास आर इंटरकनेक्टेड, कनेक्टेड, सारे लैंड मासेस जो होते हैं ना वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। The level of the sea water remains the same everywhere. Elevation of land is measured from the level of the sea which is taken as 0. तो देखो जो सी लेवल रहता है ना, सपोज देख लो हमारा जो सी लेवल जो कंसेप्ट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सपोज ये, ठीक है, अब यहाँ से सपोज पानी है, ये ओशियन है हमारा, ठीक है, अब देखो यहाँ से एक पहाड़ बना दो, ये पहाड़ हो गया हमारा। पहाड़ का अगर हमको हाइट मेजर करना है ना, तो हम ऐसा नहीं है कि हम मेजर ऐसे करेंगे, यहाँ से 0 लेके मेजर करेंगे, नहीं, हम यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 ऐसे ऐसे, जहाँ से पानी बह रहा है वहीं से हम गिनना स्टार्ट करेंगे। सी लेवल को हम 0 लेके चलते हैं, और वहाँ से फिर ऊपर अगर कोई माउंटेन या कुछ भी हमको कुछ गिनना है तो उसके ऊपर से गिनेंगे। सी लेवल को हमेशा तुम 0 मानो। जैसे स्केल में हमको कुछ भी नापना होता है स्केल से, तो हम डायरेक्ट 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट नहीं कर देते हैं, 0 या 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो ठीक वैसे ही सी लेवल अगर तुमको कुछ भी नापना है माउंटेन का पीक, तो हम लोग सी लेवल को 0 मान के चलते हैं, बस इतना ही तुमको ध्यान में रखना है। सी लेवल क्या होता है? तो सी लेवल मतलब हाइट ऑफ द वाटर, लेवल ऑफ द वाटर, वाटर जितना तक भी है उसी को सी लेवल बोलते हैं। ठीक है,
अब देखो, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये लिथोस्फेयर हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं एक्चुअली। तो देखो, द हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है ना, माउंट एवरेस्ट है। हाईएस्ट माउंटेन पीक हम लोग सब कुछ जानते हैं ये बात कि कौन है, माउंट एवरेस्ट है। और कितना इसका हाइट है, तो इट्स हाइट इज 8,848, 8848। सोचो, इसका हाइट है 8,848। ये एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है आज, मतलब आज तक का अगर बहुत गहरा कोई मतलब क्या बोले, गहरा कोई डीपेस्ट पॉइंट है, डेप जिसका सबसे ज़्यादा डेप्थ हो, वो है कहाँ पे है, तो मैराइना ट्रेंच है वो जगह। ठीक है, कहाँ पे है मैराइना ट्रेंच, ये एकदम डेप्थ इतना ज़्यादा, तो पैसिफिक ओशियन में मिलेगा। पैसिफिक ओशियन में मैराइना ट्रेंच है। ठीक है, जहाँ जो सबसे डीपेस्ट जगह है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है उसका। ये दो चीज़ें ध्यान रखने वाली है यहाँ से। एक तो माउंट एवरेस्ट का हाइट देख लो, मैराइना ट्रेंच का डेप्थ देख लेना, एग्ज़ाम में आता है ये। और ये डीपेस्ट एक पॉइंट बोला है इस लाइन में, और एक हाईएस्ट माउंटेन पीक, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हमारा ये रहा। देखो, इसका हाइट कितना है, 8848। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, और मैराइना ट्रेंच का भी डेप्थ हम लोग को याद रखना होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। कॉन्टिनेंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम लोग। अब देखो, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट। 8 बेसिकली मेन मेजर कॉन्टिनेंट होते हैं। दीज आर सेपरेटेड बाई लार्ज वाटर बॉडीज। अब देखो, 7 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट है, ठीक है, लेकिन क्योंकि बीच में पानी आ गया है तो दे गॉट सेपरेटेड। बीच में पानी आ गया है तो दे गॉट सेपरेटेड। अब देखो, पढ़ते हैं। These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, and lastly Antarctica. ठीक है, look at the map of the world, figure 5.1, and notice that the greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. तो नॉर्दर्न यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जैसे ये अगर हमारा हेमिस्फेयर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे ज़्यादा लैंड मास है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इक्वेटर के ऊपर वाला भाग में। ठीक है, साउथ में उतना नहीं है, साउदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग एशिया अपना पहला कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि देखो, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। एशिया अब तक का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, पहली बात। और ये पूरा 1/3 टोटल एरिया ले रहा है पूरे अर्थ में। पूरे अर्थ में से 1/3 एरिया कौन ले रहा है, हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये जो कॉन्टिनेंट है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है। जैसे कि देखो, ये अगर हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे कर दो, तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा ईस्ट। तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर मतलब एशिया यहाँ पाया जाता है। ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट से पास करता है। एशिया जो है वो यूरोप से अलग हो गया है, अलग मतलब सेपरेटेड है, थोड़ा अलग है। किसके किसके वजह से, तो उरल माउंटेन्स की वजह से, जो कि एशिया के वेस्ट में पड़ती है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग मैप देख के, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ईजिली समझ में आएगा। देखो, एशिया को इनलार्ज कर दिया हम यहाँ पे, अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे ये ब्लैक कलर ले लेते हैं ताकि एकदम बोल्ड आउट होगा। तो अब देखो, जैसे कि ये यहाँ पे और बड़ा कर दिए, और अब देखो, जैसे कि ये हमारा एशिया है, और ये हमारा एशिया पड़ रहा है कहाँ पे, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हमारा एशिया है, ये समझ गए। अब एशिया जो है यहाँ पे यूरोप है हमारा। ठीक है, यूरोप से अलग कैसे एशिया, तो इस उरल माउंटेन्स का, जैसे देखो यहाँ से जा रहा है उरल माउंटेन। ठीक है, यहाँ से हमारा उरल माउंटेन्स जा रहा है, ये हो गया हमारा उरल माउंटेन। ठीक है, ये येलो वाला एशिया है और पर्पल वाला यूरोप है। एशिया यूरोप से कैसे अलग है, तो उरल माउंटेन्स के वजह से। ठीक है, और ये ईस्टर्न इलाका में पड़ता है। और ये जो यूरोप और एशिया का जो लैंडमास है ना, ये जो मिलता है यहाँ पे, थोड़ा देखो मिल रहा है, इसको यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेशिया। दोनों का नाम मिला के यूरेशिया बना दिए हम लोग। ठीक है, यूरोप का कॉन्टिनेंट प्लस एशिया का कॉन्टिनेंट, यूरेशिया बन गया हमारा। तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। यूरोप से कैसे अलग है, तो उरल माउंटेन्स के थ्रू अलग है। यूरोप से दूर कैसे एशिया, तो उरल माउंटेन्स की वजह से। और
यूरोप और एशिया का जो लैंड मास मिलता है उसको यूरेशिया कहते हैं, और एशिया के वेस्ट साइड में पड़ता है उरल माउंटेन। ठीक है, इसमें इतना ही जाने लायक था। अब सेकंड कॉन्टिनेंट पे आता है यूरोप। यूरोप जो है मच स्मॉलर है देन एशिया। एशिया जो कॉन्टिनेंट है उससे बहुत छोटा है कंपैरेटिवली यूरोप। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट में पड़ता है हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट। हम लोग अभी देखिए द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट। आर्टिक सर्कल भी पास करता है यूरोप कॉन्टिनेंट से। यूरोप कॉन्टिनेंट जो है हमारा वो बाउंडेड है बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। तो हमारा जो यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है ना उसको पानी घेर रखा है तीन जगह से। ठीक है, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। आप देखो यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो ये हो गया हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट। सबसे पहले यूरोप कॉन्टिनेंट जो है ना हमारा वो एशिया के वेस्ट में पड़ता है। एशिया के वेस्ट में पड़ता है। और जो हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट है यहाँ से हमारा आर्टिक सर्कल भी पास कर रहा है। देखो आर्टिक सर्कल यहीं पे है और ये हमारा यूरोप से पास कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या जानेंगे कौन सी 3 वाटर बॉडी इसको घेर के रखती है, बाउंड करती है। तो एक तो देख लो भाई, एक तो आर्टिक ओशियन हो गया हमारा, दूसरा हो गया हमारा मेडिटेरियन सी। ठीक है, और एक हम लोग देखो यहाँ पे ले लेते हैं एटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो ये जो 3 ओशियन है ना ये हमारे यूरोप को बाउंड करके रखा है तीनों जगह से, मेडिटेरियन सी, आर्टिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये हो गया अब हमारा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे। मैप के थ्रू कोई भी चीज़ पढ़ना इट्स वेरी इजी। अफ्रीका। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके बाद ए फॉर अफ्रीका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इक्वेटर जो है, इक्वेटर बोलो या ज़ीरो लैटिट्यूड बोलो एक ही बात है, रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो हमारा जो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है ना इसके बिल्कुल बीच से, इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीच से हमारा इक्वेटर पास करता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। लुक एट द फिगर 5.1, यू विल फाइंड दैट इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। तो देखो मतलब अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर तीनों गुजरता है, पास करता है। ठीक है, कोई भी ऐसा तुमको कॉन्टिनेंट देखो, कोई कॉन्टिनेंट से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है, कोई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर कोई सिर्फ इक्वेटर। ठीक है, बट अफ्रीका इज ओनली वन कॉन्टिनेंट जिससे ये तीनों चीज़ें पास कर रही हैं, जिससे ये तीनों लैटिट्यूड्स पास कर रहे हैं। कौन कौन से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। ठीक है, ये पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसका आधा से ज़्यादा हिस्सा आता है। अफ्रीका के बारे में बस तुमको मेन यही जानना है ना कि तीनों इससे पास कर रहे हैं। देखो इसको मैप में भी हम लोग देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए हमारा अफ्रीका है कहाँ। तो हमारा अफ्रीका यहाँ पर है, और ये देखो ये हमारा इक्वेटर का लाइन है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तीनों अफ्रीका से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यही इसका एक अलग बात है इस कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा और दिया है अफ्रीका के बारे में कि सहारा डेजर्ट जो है ना, बहुत नाम भी सुने हम लोग इसका, सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। ठीक है, तो दुनिया का सबसे गर्म डेजर्ट जो सहारा डेजर्ट है वो कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और जो कॉन्टिनेंट है ना इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियन एंड सीज। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है हर तरह से, 3 नहीं 4 नहीं, हर तरफ से इसको पानी घेर रखा है। ये भी हम लोग अभी मैप में देखेंगे कैसे। नोटिस वेयर द इक्वेटर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब देखो अब और एक चीज़ इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। देखो लॉन्गेस्ट जो होता है ना, लॉन्गेस्ट मतलब ये हो गया, ठीक है, और लार्जेस्ट मतलब ये हो गया। ये दोनों में तुमको अंतर दिख रहा है। देखो लॉन्गेस्ट में तुम्हारा हाइट, देखो हाइट बड़ा है बहुत। ठीक है, लॉन्गेस्ट में तुम्हारा हाइट देखो रिवर का कितना बड़ा होता है, और लार्जेस्ट में तुम्हारा ना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें ज़्यादा होगा, या फिर तुम बोलो इसके अंदर जो पानी है ना बहुत ज़्यादा अटता है लार्जेस्ट रिवर में। भले हाइट उसका कम हो, लेकिन जो लॉन्गेस्ट रिवर है ना उसका हाइट बहुत ज़्यादा होता है, भले उसके अंदर पानी कम हो। तो जो दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ना, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर। सोचो वर्ल्ड का हॉटेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर दोनों ही अफ्रीका में है। ये इसकी खास बात है कि दोनों जो एकदम एपिक सा चीज़ है दोनों ही अफ्रीका में है।
ठीक है। और अफ्रीका को और अच्छे से हम लोग देख लेते हैं अभी मैप में। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका के मैप में हम लोग पहले चल जाते हैं, वर्ल्ड मैप में, तब हम लोग को अच्छे से पता चलेगा। ये हो गया हमारा अफ्रीका। अब देखो अफ्रीका जो है ना, इससे पहला बात तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि तीनों चीज़ इससे पास करता है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे ना कि यहाँ पे ये इसका आधा से ज़्यादा पार्ट जो है ना वो हमारा पढ़ रहा है नॉर्दर्न, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा पार्ट इसका पड़ता है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अगर इतना देख लो तो देखो ये ज़्यादा पार्ट है, ये बस इतना सा पार्ट इसका साउथ में पड़ता है। यही वो जगह है जहाँ मतलब सहारा डेजर्ट भी पाया जाता है। और देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि यहाँ पे वर्ल्ड हॉटेस्ट डेजर्ट अफ्रीका में पाया जाता है, और वर्ल्ड मतलब लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर भी यहीं पाया जाता है, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ते हैं इसके बारे में कि हर जगह से इसको पानी ने घेर रखा है। कैसे, तो भाई देख लेते हैं ये भी। तो यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यहाँ पे साउदर्न ओशियन हो गया, फिर यहाँ पे अटलांटिक ओशियन हो गया, यहाँ पे मेडिटेरियन सी, मतलब देख लो चारों जगह से इसको वाटर बॉडीज ने बाउंड करके रखा है। किसको, अफ्रीका को। ऊपर मेडिटेरियन सी, वेस्ट में अटलांटिक ओशियन, ईस्ट में इंडियन ओशियन और साउथ में साउदर्न ओशियन, ठीक है। तो अफ्रीका के बारे में भी हम लोग एकदम डिटेल्ड वे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका तीसरा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। पहला एशिया था, दूसरा अफ्रीका था, तीसरा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना हमारा, वो जुड़ा हुआ है साउथ अमेरिका से। कैसे, तो इस्थमस ऑफ पनामा से। इस्थमस ऑफ पनामा है क्या, ये हम लोग जानेंगे आगे। अब देखो, द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। 3 ओशियंस सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, कैन यू नेम दिस ओशियंस। तो देखो नॉर्थ अमेरिका में बेसिकली बस मेन बात यही है कि ये साउथ अमेरिका से एक इस्थमस ऑफ पनामा के नाम की चीज़ से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ कि ये नॉर्थ पूरी तरीके से, ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है हमारा, ये पूरा नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में आता है, नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। 3 ओशियंस ने नॉर्थ अमेरिका को बाउंड करके रखा है। आइए देखते हैं कौन कौन सा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग जान देते हैं मैप के थ्रू। देखो ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम लोग क्या पढ़े कि 3 साइड से इसको ओशियंस ने घेर रखा है। तो कौन कौन सा ओशियन देख लेते हैं। एक तो हमारा यहीं सामने दिखे हमारा पैसिफिक ओशियन, फिर यहाँ पे हमारा एक तो आर्टिक ओशियन भी बोल सकते हैं, खैर उधर है ये अटलांटिक ओशियन, और एक जगह जो हो गया यहाँ पे ऊपर आर्टिक ओशियन। तो ये जो चीज़ है ना, ये नॉर्थ अमेरिका को 3 ओशियन मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ जो नॉर्थ अमेरिका है हमारा, ये जुड़ा हुआ है साउथ अमेरिका से एक इस्थमस ऑफ पनामा के नाम की चीज़ से। इस्थमस ऑफ पनामा है क्या, इस्थमस ऑफ पनामा दिस इज़ एक बहुत ही पतला सा कोई चीज़ है जिसके थ्रू ये नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। दिस इज़ इस्थमस ऑफ पनामा, दिस इज़ इस्थमस ऑफ पनामा। इसको और इनलार्ज कर दें अगर, तो ये देखो यहाँ पे इस्थमस ऑफ पनामा इसको बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारा नॉर्थ अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ आगे मैप में भी बताया गया है। देखो यहाँ पे मैप में बहुत अच्छे से बताया गया है कि हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है। तो इस इस्थमस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इस्थमस, इसके थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पतला सा जो एकदम स्ट्रिप दोनों आके मिल रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग इस्थमस ऑफ पनामा। ये जो चीज़ है ना, ये दोनों इस्थमस से ही जुड़ा हुआ है। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग 2 लैंड मास, एक नैरो स्ट्रिप है लैंड का जो 2 बड़े बड़े लैंड मास को जोड़ रहा है, ठीक है। आगे हम लोग स्ट्रेट नाम का एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग नॉर्थ अमेरिका को भी देख लिए, अब हम लोग देखेंगे साउथ अमेरिका को, ठीक है। साउथ अमेरिका जो है हमारा लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फेयर में है। विच 2 ओशियन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट, ये भी हम लोग जानेंगे अभी। द एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो जो एंडीज नाम का एक माउंटेन रेंज है, बहुत लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ये पूरी दुनिया का, एंडीज ANDES, जो हमारे साउथ अफ्रीका में अमेरिका में पाया जाता है, और ये नॉर्थ टू साउथ एकदम रन करता है इसका रेंज, ठीक है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन। लार्जेस्ट समझ में आ गया। देखो अफ्रीका के पास लॉन्गेस्ट रिवर है, अफ्रीका के पास क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है, हमारा अफ्रीका के पास है लॉन्गेस्ट रिवर।
और साउथ अमेरिका के पास है लार्जेस्ट रिवर अमेज़न, और हमारे अफ्रीका के पास क्या था, नाइल। ठीक है, ये अंतर तुमको शायद इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा। पहले एंडीज़ के बारे में हम लोग मैप में जाके देख लेते हैं, जो हमारे साउथ अमेरिका के पास है, जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। पहला बात तो ये खासियत है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर भी हमारे साउथ अमेरिका में पाया जाता है, वो देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका। ये जो साउथ अमेरिका है ना, देखो यहाँ पे एंडीज़ माउंटेन है, जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। ये नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। ये हमारा साउथ अमेरिका इतना ही में है। साउथ अमेरिका में का नॉर्थ देखो, साउथ देखो, पूरा एंडीज़ माउंटेन का रेंज है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है पूरा। ठीक है, और इसमें क्या देखने लायक है कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिवर है अमेज़न रिवर, वो भी यहीं पाई जाती है। ठीक है, ये दो चीज़ हो गया। तीसरा पॉइंट जो हमारा साउथ अमेरिका के बारे में है वो ये है कि ये जो है ना, इसको ईस्ट और वेस्ट से दो ओशियंस ने घेर रखा है। तो देखो, सबसे पहला बात तो एक तो वेस्ट से इसको, एक सेकंड, वेस्ट से इसको पैसिफिक ओशियन ने घेर रखा है, और ईस्ट से इसको अटलांटिक ओशियन ने घेर रखा है। वेस्ट से पैसिफिक, ईस्ट से अटलांटिक। ठीक है, ये भी हो गया। हम लोग साउथ अमेरिका के बारे में भी पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया में, जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है दैट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियंस एंड सीज। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया को ना एक्चुअली हम लोग आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। आइलैंड किसको कहते हैं, जिसके मतलब पास पूरा पानी ही पानी रहे। तो ठीक, ऑस्ट्रेलिया जो है ना हमारा, इसको भी पूरी तरीके से पानी ने घेर रखा है, इसलिए हम उसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहने लगे हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी हम लोग जान गए। ये देखो, पिक्चर भी देख लो। ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये देखो, उसको पूरी तरीके से पानी ने ही घेर रखा है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ज़्यादा मतलब साउदर्न हेमिस्फेयर में ही पाया जाता है। पाया जाता क्या है, वो ज़्यादा साउदर्न हेमिस्फेयर में ही है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में ज़्यादा नहीं दिया था। ठीक है, आइलैंड कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अंटार्कटिका कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, पूरी तरीके से ये साउदर्न हेमिस्फेयर में हमारा अंटार्कटिका। बहुत ही ह्यूज कॉन्टिनेंट है, बड़ा कॉन्टिनेंट है। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब सपोज कि यहाँ पे हमारा ग्लोब है, यहाँ पे हमारा साउथ पोल है, तो यहीं पे मान लो अंटार्कटिका है, तो यहीं पे हमारा अंटार्कटिका है बिल्कुल सेंटर में। खैर, इसको मैप से और अच्छे समझेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज़ permanently covered with thick ice sheets. There are no permanent human settlement. Many countries have research stations in Antarctica. India has also research stations there. These are named as मैत्री and दक्षिण गंगोत्री। तो देखो, अंटार्कटिका है ना, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, मतलब एक्सट्रीम वाला ठंड पड़ता है। यहाँ पे दिन भर बर्फ़ ही जमा रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है कि परमानेंटली हम लोग जाके बस जाएँ वहाँ पे, सेटल हो जाए वहाँ पे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जो अलग अलग कंट्रीज़ है ना, वो यहाँ पर अपना रिसर्च स्टेशन यहाँ पर बनाया है ना अपने हर कंट्री ने। ठीक वैसे ही जो हमारी इंडिया है ना, उसने भी अंटार्कटिका में अपना दो रिसर्च स्टेशन खोला है, दैट इज़ मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे रहना तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे रिसर्च किया जाए। ठीक है, और क्या क्या इस जगह का खासियत है, या फिर क्या यहाँ का खूबी है, क्या यहाँ का डिमेरिट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा अंटार्कटिका है, ये हो गया हमारा अंटार्कटिका। ये हमारा साउथ पोल बिल्कुल अंटार्कटिका के सेंटर में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे इतना ठंड पड़ता है। यहाँ पे रहने लायक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन भर बर्फ़ जमा रहता है, और ऐसे सिचुएशन में रहना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये अंटार्कटिका के बारे में बस इतना ही खास था, और कुछ मतलब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ इसके बारे में। और अभी बस यहीं पे यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया ने, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का रिसर्च स्टेशन का नाम बताइए जो उसने अंटार्कटिका में खोल रखा है। तो मैत्री हो गया और दक्षिण गंगोत्री हो गया। ठीक है, ये एक्चुअली साउदर्न पोलर रीजन में रहता है, इसलिए यहाँ पे लगातार बर्फ ही रहता है पूरे साल।
ठीक है। तो इसी तरह, और हाँ, ये जो स्ट्रेट का कंसेप्ट है ना, स्ट्रेट किसको बोलते हैं? नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग। देखो, नैरो पैसेज ऑफ वाटर, बारी बारी सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ो, फिर उसके बाद उसका डायग्राम बना के समझो। नैरो पैसेज ऑफ वाटर मतलब बहुत पतला सा एक सकरा रास्ता जिसमें पानी है, जो कनेक्ट कर रहा है टू लार्ज वाटर बॉडीज़ को, जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो, हमारा यहाँ पे स्ट्रेट है, ये जो पतला सा नैरो वाटर मतलब नैरो पैसेज ऑफ वाटर है, ये हमारे श्रीलंका और इसको कनेक्ट कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट। क्या बोलेंगे? और देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, तो उसको पार्क स्ट्रेट कहते हैं, PALK, पार्क स्ट्रेट। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट। हमारा जो ये कॉन्टिनेंट का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और मैंने तो पूरा कोशिश किया है कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ कि ये देखो भाई, ये पनामा है, पनामा इसी को बोलते हैं हम लोग। और ये हम इसलिए रखे थे ये पिक्चर कि देखो, हम समझाने के लिए कि मराइना ट्रेंच जो है ना वो पैसिफिक ओशियन में है, जो बहुत डेप्थ वाला पॉइंट है पूरे मतलब वो में। तो इसीलिए मराइना ट्रेंच जो है वो इतना ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट है ना कि उसके अंदर जो माउंटेन हाईएस्ट पीक है हमारा माउंट एवरेस्ट, वो भी इसके अंदर देखो समा सकता है, वो इतना ज़्यादा गहरा है। ये हम समझाने के लिए ये पिक्चर को डाउनलोड किए थे। और इसलिए, और इसी तरह जो कॉन्टिनेंट का जो टॉपिक है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हाइड्रोस्फेयर वो पढ़ाएंगे, और आगे भी थोड़ा पढ़ा सकते हैं। तो कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।